मित्रों, मैं सपना देख रहा हूं। मैं खुली आंख में सपने देखता हूं और सपनों को साकार करने का रास्ता भी तय करके चलने वाला व्यक्ति हूं। અમારા વિસ્તારમાં નદીઓ પર ડેમ ચેકડેમ જેવા બંધો બંધાયા છે, જેથી પાણીનો સંગ્રહ થાય અને ભૂગર્ભમાં ઉતરે, જેથી ભવિષ્યમાં પાણીની સમસ્યા ઓછી થાય। इस बार हमने देखा है कि इतना इंटरेस्ट है गुजरात के लिए यहाँ बिजनेस करने के लिए कि कंपनीज अपने आप संगठन करके आ रही है। नरेंद्र मोदी की गुजरात में आप गवर्नेंस देखिए, टॉप क्लास। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा इस देश में यूनानिमसली डिक्लेयर कर दिया गया है कि सब बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट है गुजरात। हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रदेश के 14 मुख्यमंत्रियों में से सबसे अधिक स्थिरता यहाँ के शासन को दे सके हैं। There is only one person who has been taking a proactive stand against terrorism in India, and that is Narendra Modi. In course of time, I think the Chief Minister will find that he will not have to attract people to Gujarat. The question will be, you're stupid if you're not here. आज भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस दौड़ में सिर्फ एक ही रुकावट है, आतंकवाद। दिल दहला देने वाला यह अघोषित युद्ध देश भर में भयानक तबाही मचा रहा है। मुंबई के झवेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया पर बम ब्लास्ट हुए, 46 लोग मारे गए, 160 घायल। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर पर आत्मघाती दस्ते ने हमला बोला, कई लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में श्रमजीवी एक्सप्रेस में धमाका, 10 मारे गए, 50 से ज्यादा घायल। दीपावली के दौरान दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट, 67 लोग मारे गए, 224 घायल। आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके, एक वैज्ञानिक की मौत और 5 घायल। सिलसिलेवार धमाकों में वाराणसी में 28 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल। आंकड़ों के मुताबिक सन 2006 में 1492 निर्दोष हिंदुस्तानी दहशतगर्दों के शिकार बन गए। क्या गुनाह है उन नौजवानों का? क्या गुनाह है उन माँ बहनों का? किसी का भाई छीन लिया जाता है, किसी का लाडला छीन लिया जाता है, किसी बहन का सिंदूर पहुंच लिया जाता है। क्यों? कब तक? 11 जुलाई सन 2006 शाम के 6 बजे से 6:40 तक का समय मुंबई पर भारी पड़ा। लोकल ट्रेनों पर लगातार 7 अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट किए गए। तकरीबन 200 लोग मारे गए, 625 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इस हादसे को अंजाम दिया था लश्कर तोयबा और सिम्मी ने। हमने देखा है कि भी ऑफिशियल लैक्सिटी से और पब्लिक की लैक्सिटी से महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसी टेररिज्म से। मुंबई धमाकों में शामिल सिम्मी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने कई और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। सीमी पर जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में ये तमिल मुस्लिम मुन्नी कणगम का नाम है। उसी पार्टी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव समझौता किया और चुनाव लड़ा। आप आतंकवाद से लड़ सकते हो? दुनिया भर के कई देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने अपने कानूनों को और भी सख्त कर दिया है, लेकिन यूपीए सरकार ने तो आतंकवाद के खिलाफ देश के सबसे मजबूत कानून पोटा को ही निरस्त कर दिया। एक काम करो, इस देश के सुरक्षा बल के जवान जिन्होंने इस भारत मां की सेवा करते करते, जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की सेवा करते करते अपने जान गंवाए हैं, उन शहीद परिवारों से सिर्फ वोटिंग करवा लीजिए और उनको पूछिए कि पोटा का कानून रहना चाहिए कि जाना चाहिए। अगर वो कह देते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप चला लीजिए। किसी भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन नहीं बनाई।
अगर जीरो टॉलरेंस, अगर आज आप सच्चे दिल से पूछें, जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म है सिर्फ गुजरात में है। देखिए, जब गुजरात में वो बड़ा इंसिडेंट हुआ था अक्षरधाम वाला, उसके बाद पुलिस बड़ी चौकस हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सेटअप जो है, और उनका एक लक्ष्य था कि टेररिस्ट को गुजरात में घुसने नहीं देना है। The only person I see doing that is Mr. Narendra Modi. I think Mr. Modi has the same nationalist streak in him than Mr. Putin, He stand up for Indian value. He would stand up for India. He would stand up for the development of India. He would not allow any outside interference to come in the way of the development of India's nationality and psyche. आतंकवाद से निपटने का केवल एक ही तरीका है, पॉलिटिकल विल, यानी आतंकवाद से जूझने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक सन 2003 से 2006 के दरमियान गुजरात में आतंकवाद से केवल एक ही व्यक्ति की मौत हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि देश का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गुजरात की इस कामयाबी का जबरदस्त विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है टेररिस्ट को या जो भी टेररिस्ट को पनाह देने वाला हो कि भाई ये 5-6 साल में उन्होंने ये क्लियर किया है कि देखिए सरकार इसमें आपको बख्शेगी नहीं, और ये सिग्नल देना सारी कंट्री में जरूरी है। और क्योंकि उसका सिग्नल इतना स्पष्ट है, इसीलिए ये सब उसी को टारगेट कर रहे हैं। एक चीज को एक टेररिस्ट की व्यू पॉइंट से प्रेजेंट करना और उसको ट्रूथ समझना, और जो वर्जन पुलिस का हो या हुकूमत का हो उसको फॉल्स समझना, ये हमारी प्रेस की एक खास खूबी है। देश की सरहदों पर सरकार का ध्यान कम है, लिहाजा अब बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तानियों की जमीनें खरीद रहे हैं। They are selling their property, landed property, to these Bangladeshi Muslims. And what are they doing? What use they are putting to this land? Agricultural land, they are growing narcotics. Gaja is extensively cultivated in Nadia district. Even by the national highway, the land by the national highway, they are cultivating acres after acres of Gaja. And that Gaja is exported to via Bangladesh to other countries. Now, the sale proceeds is again invested in gun running. Arms are brought from Bangladesh and these are dispatched to the northern West Bengal. तो मैंने वहां की जनसभा में कहा, मैंने कहा देखो भाई, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी है, वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, वो मेरे कारण परेशान हो। याद करिए, सन 2002 के गोधरा कांड के बाद यह बताया गया था कि गुजरात का मुसलमान खतरे में है। इसलिए हमने वहां जाकर यह पता करने की कोशिश की कि गुजरात के अल्पसंख्यक आखिर जीते कैसे हैं। यहां सुल्तान अहमद शाह की कब्र है। इसके ठीक नजदीक है अहमदाबाद की जामी मस्जिद। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह ने सन 1424 में बनवाया था। यह विशाल मस्जिद 260 खंभों पर खड़ी है।
गुजरात के मुसलमानों की राय जानने के लिए भला अहमदाबाद की जामी मस्जिद से ज्यादा बेहतर जगह कहाँ मिलेगी? कौन कौन सी जगह अहमदाबाद में आप जाते हैं घूमने के लिए? बहुत सी जगह, नो गार्डन है, फन पब्लिक है, यहाँ काकरियाबाजी ये बाजू है, बिग बाजार है। गुजरात में ऐसा है कि जो मुस्लिम है उनके दुकान से लोग सामान नहीं लेते या उनके साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हमको ऐसा इस मुल्क में जैसा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू मुसलमान की दुकान से नहीं लेता। हमारे तो हिंदू ग्राहक ज्यादा है कि सब आदमी घूम सकते हैं, कर सकते हैं, कोई डर नहीं रहता है। पहले जो आज से 85 के बाद पहले बहुत ही मगजमारी ने ये झगड़े के घर न थे ना, जहाँ भी जाते ये मगजमारी के घर ही होते थे। अभी का माहौल ऐसा हो गया कि रात को 12-1 बजे बाद में कोई ना 1:30 बजे बाद में निकलते ही नहीं, क्योंकि पुलिस की चेकिंग होती है। गुजरात में बिल्कुल सही है, सही अच्छा है, सब अच्छा है। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, कभी कोई हमें परेशान करता ही नहीं। बिल्कुल फ्री लाइफ है जिंदगी। अहमदाबाद सिटी इतना सेफ्टी है, कहीं और सिटी नहीं हो सकता, इतना सेफ्टी है। और जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम ऐसे है वैसे है, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम में कोई भी तफावत हो। नहीं, ऐसे तो कुछ डर वर नहीं है, निकल जाते हम ऐसे घूमने के लिए। गांव महेरपुरा, जिला साबरकांठा, तकरीबन 600 लोग यहाँ रहते हैं। 80% इस गांव में मुसलमान हैं। हमारे गांव में सामूहिक गोबर गैस प्लांट है, वो 90% गवर्नमेंट का और 10% लोक फाड़ा से हमने ये काम करवाया है। और सामूहिक मिनरल वाटर प्लांट है, सारा नागरिक मिनरल का यूज करता है। हमारे गांव में 100 घर है और 100 घरों में करीबन 70 से 80 मोबाइल है और 70-80 गाड़ियां हैं। विदेशी निवेशकों का गुजरात के बारे में क्या कहना है? हम इंडस्ट्री में बात करते हैं, हमें किसी से ऐसा लगता नहीं है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि कोई तनाव है कम्युनल। वो सब बिजनेस कर रहे हैं अच्छी तरह से, हैप्पीली। आमतौर पर भारत में 3 तरह के सामाजिक और आर्थिक विकास के मॉडल दिखाई देते हैं: महाराष्ट्र मॉडल, बंगाल मॉडल और गुजरात मॉडल। कांग्रेस के ही शासनकाल में विकसित हुआ है महाराष्ट्र मॉडल। बंगाल मॉडल, जो कि कम्युनिस्टों के 30 सालों के शासन की उपज है, और गुजरात मॉडल, जो कि पिछले 1 दशक के बीजेपी राज की देन है। बाकी स्टेट्स भी इसको धीरे धीरे गुजरात मॉडल को अपना रहे हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे जो है, उसमें किसानों की संख्या कितनी है, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बंगाल में है। महाराष्ट्र में यह है कि वो हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है, एक बार इंडस्ट्री में लीडर थी, और आज ये है कि वहां गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ही नहीं कर रही। बेशक आप विदर्भा में देख लें, बेशक आप इंडस्ट्री में देख लें, बेशक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देख लें। सब इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से बंगाल है सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट और गुजरात है सबसे पहला स्टेट। और ये जानकारी आज के तारीख में बंगाल के बच्चे बच्चे में है। ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसमें एटलीस्ट 10% लोग गुजरात में नौकरी करने के लिए नहीं गए हो। वहाँ इन्वेस्टमेंट सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर से नहीं, लेकिन बाहर से भी अधिक से अधिक गुजरात में आ रही है। When you showcase Gujarat, you showcase India. When you showcase India, you showcase Gujarat. मित्रों, इस दिनों हिंदुस्तान के आसमान में गुजरात का पतंग नई नई ऊंचाइयों को पार करता चला जा रहा है। विकास की नई क्षितिजों को हम छू रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ये शब्द नहीं, ये जीवन का हिस्सा बन गया है। साबरमती के तट पर मनाया जा रहा ये पतंगोत्सव वाइब्रेंट गुजरात का मुख्य आकर्षण है। ये गुजरात की तरक्की का जश्न है। लोगों की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई है। जिस साबरमती तट पर यह कार्यक्रम हो रहा है,
वो खुद एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। ये खूबसूरत पर्यटन स्थल आगे चलकर सारे देश के शहरी विकास के लिए एक जबरदस्त मिसाल कायम करेगा। यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ का HR का जो पोटेंशियल है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बन रही है, यहाँ पर जो फोकस है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर, IT एजुकेशन के ऊपर, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है गुजरात को। फॉर मैन पावर प्लानिंग, गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन टू इंक्रीज 10,000 सीट्स इन पॉलिटेक्निक्स and 10,000 seats in ITI next year, and necessary budget provision for this is also being made. तेजी से तरक्की कर रहा गुजरात अब हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को काफी पीछे छोड़ चुका है। गुजरात की आर्थिक तरक्की की तुलना अब दुनिया के बड़े बड़े देशों से की जाती है। Press about India generally and Gujarat in particular is very, very favourable. There are obviously some excellent opportunities here, and Indian business is not only something which people talk about in India, but it's something which people talk about in terms of its impact on the rest of the world. And like I said, Gujarat is a big part of the Indian economy, and so it plays a very important part of that global impact of Indian business. I live in Antwerp, which is a large Gujarati business community, mainly in the diamond sector, also in shipping. And I'm not very close to them, but I do interact with them. And you see, they nowadays have a very positive impression of Gujarat's economic performance. And they do give credit to Narendra Modi for that. One element, for example, is his apparent incorruptibility. जैसा हम लोग कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, उसी माफिक, उसी हिसाब से कि जब चीफ मिनिस्टर का इंटीग्रिटी डाउट में नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहते हैं कि हम भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों से उलट गुजरात में SEZ को लेकर कोई विवाद नहीं है। 1600 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा, 11 एयरपोर्ट्स, 41 पोर्ट्स, 2200 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड, 74,000 किलोमीटर लंबी सड़कें और एक विशेष SEZ एक्ट। मेरा पूरा गुजरात ही SEZ है। SEZ का मीनिंग है इन गुजरात, S stands for spirituality, E stands for entrepreneurship and Z stands for gene. देखिए, गुजरात में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि एक पोर्ट बेस्ड स्टेट है, यहाँ की कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है और यहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे पावर जनरेशन में तो हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी। और बाकी रकम से भी जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, माहौल अच्छा हो और प्रोएक्टिव हो यदि गवर्नमेंट्स, तो उसका एडवांटेज इंडस्ट्री को मिलता है। A large number of power projects are coming to Gujarat. The largest being, of course, the ultra mega power project. मैन्युफैक्चरिंग है तो इंजीनियरिंग में गुजरात का स्ट्रेंथ है। राजकोट है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, जामनगर है, इन सब सिटीज में काफी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं और सर्विसेज मिलती हैं। तो दिस मेक्स इट इजी फॉर अ डच कंपनी। उसको आउटसोर्स भी करना है तो उसको जो सेटअप चाहिए, जो मैंने देखा है डच कंपनीज मुझे कहती है कि वो तो यूरोप में भी काफी कम कंपनीज के पास ऐसा सेटअप होता है, वो यहाँ गुजरात में मिलता है उनको। हमारे यहाँ पीपा वाव से जयपुर तक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए डबल डेकर ट्रेन हमने प्रारंभ की है और हम इसको पीपा वाव से पंजाब तक ले जाना, बठिंडा तक ले जाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में कितनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। हैरानी की बात है कि देश में बंद पड़ी आधी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अकेले पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, लेकिन गुजरात में लघु उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं। In the last 5 years, there has been an addition of 70,000 units in the small scale sector. Today, the number of small scale units in Gujarat stand at 3,12,000 units, an all-time high record. This state is one of the most progressive states in the country. It's the fastest growing. It has a government that works. And I believe that as India takes its place in the world, as Mukesh said, that Gujarat will be one of its shining lights. देश में हड़ताल और लॉकआउट की वजह से साल भर में 2 करोड़ 33 लाख मैंडेज का नुकसान हो जाता है। गौरतलब है कि इसमें से 60% मैंडेज का नुकसान केवल पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन गुजरात में मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच संबंध मधुर रहते हैं।
यही गुजरात की खुशहाली का राज है। Reliance has been operating in Gujarat and we have not lost one single man day of work because of any labor issues. I believe Gujarat is vibrant because it has a heady mix of three factors. It is fortunate to have at its helm very dynamic leadership provided by the Honorable Chief Minister, very high quality of governance, and it espouses a true spirit of partnership between industry and government. भारत में सबसे ज्यादा कपास गुजरात पैदा करता है। देश के 24% केमिकल्स, 25% कपड़ा, 45% दवाइयां और 72% हीरे जवाहरात गुजरात में तैयार किए जाते हैं। विश्व के अनेक देशों की नजर में भी गुजरात के विकास का ये पतंग आसमान छूता नजर आएगा, ये मैं साफ देख रहा हूं। तो लोग यही कहते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन गुजरात में अत्यंत अधिकतम है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार लोगों में उत्साह बढ़ती है। जब तक उत्साह नहीं बढ़ेगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी। भारत का अधिकांश भाग पानी की कमी के खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश के 90% गांवों में आज भी पानी को जमीन से खींचा जा रहा है। चिंता की बात यह है कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस योजना है ही नहीं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के मुताबिक रोजाना तकरीबन 85 लाख पंप देश भर में करोड़ों लीटर पानी धरती की कोख से निकालते चले जा रहे हैं। भारत के सुइसाइड कैपिटल विदर्भ में ग्राउंड वाटर यानी भूजल तेजी से खत्म हो रहा है। पिछले 10 सालों में ये 30 से 90 मीटर तक गिर चुका है। यही हालत है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। यहाँ पिछले एक दशक में ग्राउंड वाटर का स्तर 4 से 9 मीटर नीचे गिर चुका है। 500 फूट 1200 फूट 900 फूट जमीन में काणा पाड़ी पाड़ीने 25-25 हजार वर्ग જૂનું પાણી ખેંચવા માટેનું કામ કર્યું છે। કેટલા દિવસ સુધી અંદરથી પાણી નીકળ્યા કરશે? દર વર્ષે બોર ફેલ જાય, કોઈનો 2 વર્ષે ફેલ જાય, કોઈનો 4 વર્ષે ફેલ જાય। ખેડૂતે જે મૂડી નાખી હોય એ પણ પાણીમાં જાય। એનો કોઈ ઉપાય ખરો કે નહીં? बातों बड़ा करे न चाले, काम करी बताओ पड़े। एक समय था जब गुजरात में कम से कम 4000 गांवों को टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाना पड़ता था। आज जल क्रांति के युग में गुजरात का लगभग हर गांव टैंकर मुक्त हो चुका है। आखिर ये करिश्मा हो कैसे गया? गुजरात भर में युद्ध स्तर पर चेक डैम बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। चेक डैमों का डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि नदी को जगह जगह रोक दिया जाता है। इससे पानी भारी मात्रा में एक ही जगह इकट्ठा होने लगता है, लिहाजा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। गुजरात में सन 2001 और 2006 के दरमियान 1,10,000 चेक डैम बनाए गए। गौरतलब है कि आजादी से लेकर सन 2001 तक केवल 4,000 चेक डैम बनाए गए थे। आ 45 वर्ष में कांग्रेस शासन में आखा गुजरात में कुल 12,000 खेत तलावड़ी बनी है। सन 2003 और सन 2006 के दरमियान 1,37,000 खेत तालाबों को बनाया गया। गुजरात भर में सन 2001 और सन 2005 के बीच ग्राउंड वाटर का स्तर औसतन 4 मीटर ऊपर आ गया है। केवल नर्मदा के कारण नहीं हुई, उसके पानी के कारण नहीं हुई, मगर ये चेक डैम्स माइक्रो चीजें कर 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 लोगों को इन्वॉल्व कर कर ऐसी चीज करना जो कि लोगों के हित में हो और वहां तक लास्ट आदमी तक पहुंचे। दक्षिण गुजरात में पानी ज्यादा मात्रा में है। यहाँ से पानी को सौराष्ट्र और कच्छ भेजने की योजना बनाई गई। बड़ी बड़ी पाइपलाइनों का जाल बिछा दिया गया। हम कहते हैं ना बिलीव और नॉट बिलीव, गुजरात में ये जो पाइपलाइन वाली बात है लगभग एक ऐसा ही किस्सा है। इस तरीके से करीब 10,000 विलेजेस हमने कवर किया है और गुजरात में भूगर्भ का आधारित जो पीने का पानी की व्यवस्था थी
उसको हमने क्रमशः बंद कर रहे हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का मेन कैनाल 532 किलोमीटर लंबा है। इसका 400 किलोमीटर भाग बनकर तैयार हो चुका है। इससे 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 4000 गांवों को पीने का पानी पहुंचाया जा सकता है। सन 2001-2002 में पानी के एक बहुत बड़े संकट के दौरान नर्मदा का पानी कैसे निकाला गया, उसकी कहानी अद्भुत है। गुजरात सरकार ने एक फैसला लिया कि जो पहाड़ उसके बाजू में है, उस पहाड़ में विस्फोट करके सुरंग बनाई जाए और उस सुरंग में से इस पानी को अगर गुजरात राज्य में पहुंचाया जाएगा तो ये कितना अच्छा होगा। उन्होंने फैसला लेके विस्फोट करके सुरंगें बनाई और वहां पर 100 हार्स पावर के 60 पंप लगाए गए। उन पंपों के जरिए आज ये पानी पूरे गुजरात में जा रहा है केनाल के नेटवर्क से और पूरी जनता को पीने का पानी और सिंचाई का मिल रहा है। मैं कच्छ से आ रहा हूं, तो कच्छ के लोगों के लिए अभी पानी आ गया नर्मदा का, तो इतनी बड़ी उसकी वैल्यू है कि जो एक पानी के अछत वाले देश में रहने वाले को ही पता चलता है। पानी की कमी होने पर गरीबी, बेबसी और मौत हमारा दरवाजा खटखटाने लगती है। ये है विदर्भ के किलिंग फील्ड्स। इस इलाके में खेती कम और आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। हर 8 घंटों में औसतन एक किसान आत्महत्या कर लेता है। कुछ फांसी के फंदों पर लटक जाते हैं और कुछ कीटनाशक पी लेते हैं। यहाँ के किसानों को पेस्टिसाइड की इतनी खुराक जरूर नसीब हो जाती है जो उनकी मौत के लिए काफी होती है। अठारह मई सन 2006 केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने संसद को बताया कि सन 1993 और 2003 के दरमियान देश भर में 1,248,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आजकल महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र किसानों की आत्महत्याओं को लेकर हर रोज अखबारों की सुर्खियों में रहता है। जब इरिगेशन का पानी मिलता है तब फार्मर को भगवान के ऊपर आधार नहीं रखना पड़ता है और फसल अनसर्टन नहीं हो जाती है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कोई राज्यों में जहां जहां इरिगेशन नहीं मिला है और पानी नहीं मिला है, फार्मर्स की इनकम अनसर्टन होती है, डेट बर्डन बढ़ता जाता है और सुसाइड होते हैं। देश भर में खेती को लेकर काफी मायूसी का माहौल है। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ने गुजरात मॉडल की खूब तारीफ की है। गुजरात किसान की हालत 3 वर्ष में बमणी કરી દેશે ભાઈ। આજે જો એ વર્ષે ₹1,00,000 કમાતો હશે તો એ ₹2,00,000 કમાતો થઈ જવાનો। पहले मेरे को तो 50,000 की आवक होती थी और अभी तो उससे ज्यादा होकर 1.5 लाख की आवक हो जाती है। Whereas if you look at India, agriculture, where bulk of our people still derive their income from, in India is growing only at between 2 and 3.5%. Whereas in Gujarat, we have even maintained a double-digit growth in agriculture. का सीधा फायदा गुजरात के किसानों को मिल रहा है। अब एक फसल के बजाय किसान सालाना 3 फसलें पैदा कर रहे हैं। क्या पहले कोई सोच सकता था कि गुजरात में अनार और मौसमी के बगीचे भी हो सकते हैं? अनार आता है और कॉटन का करते हैं और मौसमी भी लगाई है हमारे गांव में। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के कपास उगाने वाले तकरीबन 12 लाख किसान गरीबी और कर्ज के भंवर में बुरी तरह फंस चुके हैं। अपने पड़ोसी राज्य की खेती में तरक्की देखकर महाराष्ट्र सरकार गुजरात के इस फॉर्मूले को समझना चाहती है। महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर कमिश्नर ने गुजरात के कृषि विभाग से संपर्क साधा। वो ये जानना चाहते थे कि गुजरात के बीटी कॉटन उगाने वाले किसानों की खुशहाली का कारण क्या है। Gujarat government has taken a number of initiatives in agriculture. They have tried to strengthen research and education. They have tried to strengthen the linkage between scientists and farmers. And they have tried to give a number of support services to farmers like soil health card, timely advice, and also this Krishi Mahotsav before the sowing season, before the monsoon comes, to attend to the needs of the farmers, visiting every village
सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत हर एक खेत से मिट्टी का सैंपल लेकर उसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। इससे ये मालूम पड़ जाता है कि किस खाद की जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है। अपने बच्चों का तो हेल्थ कार्ड सभी बनवाते हैं, लेकिन मिट्टी का, जिसको अन्नपूर्णा कहा जाता है, उसका हेल्थ कार्ड केवल गुजरात में मिलता है। लोगों को अपने साथ जोड़ने का सबसे आसान तरीका है उनके चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल बना देना। कृषि महोत्सव किसानों का त्योहार बन गया है। ये एक विशाल मेला है, तरक्की का, खुशहाली का। Modi has involved the public in a very great and deep manner and given them a sense of participation in every one of his major programs and projects. पानी का इंतजाम हो जाने से, घर पर 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलने से और खेती बाड़ी की नई नई जानकारियों ने किसान की जिंदगी बदल डाली है। आज फिर से उसका आत्मविश्वास जागृत हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो आपको लगता है कि गुजरात में आज किसान की वही इज्जत की जा रही है? ना, वही है इज्जत है। खेती करना अच्छा काम है और मेरे स्टेट में वो सामर्थ्य है, और इसलिए मैं सपना देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के सेकंड ग्रिल रिवॉल्यूशन का नेतृत्व ये सूखी धरती से हम करेंगे। सतही पानी की जब भरपूर व्यवस्था हो जाती है तो भूजल को बाहर निकालने की कम जरूरत पड़ती है। इससे बिजली की भारी बचत होती है। गुजरात मॉडल की नींव में डाले गए हैं ऐसे छोटे छोटे नए नए विचार। जब एक मिशन के तहत किसी जानदार विचार को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है तो नतीजे चौंका देने वाले होते हैं। ऐसे ही किसी अद्भुत विचार से गुजरात में बिजली की क्रांति आ गई। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र बिजली के जबरदस्त संकट के दौर में फंस चुका है। 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे इतनी बिजली की कटौती करने के कारण महाराष्ट्र सरकार परेशान हो गई और उसने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर गुजरात सरकार अपने 18,000 गांव को 24 घंटे कैसे बिजली सप्लाई कर पाती है। इसलिए आज हम गुजरात के एक बिजली विभाग के अधिकारी से बात करना चाहते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि आखिर ये सीक्रेट क्या है। हाँ, गुजरात के जो एग्रीकल्चर फीडर्स और गांव के फीडर एक था, अभी सेपरेट किया तो ओनली गांव का ही फीडर आएगा, गांव के ही बिजली जाएगा, ऐसा सेपरेट लाइन लगाया। ज्योतिग्राम फीडर में ओनली गांव आते हैं, खेतीबाड़ी फीडर अलग होता है, तो उसकी वजह से पावर सप्लाई हम मेंटेन कर सकते हैं। पहले क्या था कि एग्रीकल्चर में था तो इंटरप्शन आ जाता था तो सारे लाइन फॉल्ट पे जाता था, ये 8-10 घंटा सप्लाई बंद हो जाता था। अभी 24 सप्लाई उनको मिल रहा है। क्यों? कि सेपरेट लाइन किया है। ગુજરાતના જીવનમાં એક બદલાવ આવ્યો, પણ ભાઈઓ બહેનો, આ જ્યોતિગ્રામ યોજના ગઈકાલે વીજળી નહોતી ને આજે વીજળી આવી, એટલી નાનકડી યોજના છે એવી ભૂલ ના કરતા। 1000 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં 23 લાખ જેટલા નવા થાંભલા નાખવા, 56,000 જેટલા નવા ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા, 75,000 કિલોમીટર લાંબો કેબલ નાખવો, આ આંકડા ચમકાવી દેવા છે। 24 घंटे 3 फेज बिजली के चलते इस छोटे से गांव में भी हीरे घिसने के कई कारखाने लग गए हैं। इस रोजगार ने गांव के लड़के लड़कियों के जीवन में खुशहाली भर दी है। यही है गुजरात मॉडल। इनके पास कमी है तो सिर्फ समय की, क्योंकि जितना काम करते हैं उतने ही ज्यादा पैसे इन्हें मिल जाते हैं। मोबाइल से गाड़ी से फरवा माटे अने टीवी अने फरवा माटे गाड़ी। देश के ज्यादातर गांव में बदहाली से परेशान होकर लोग शहर की तरफ दौड़ लगाते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल में उल्टा हो रहा है। रिवर्स माइग्रेशन के तहत लोग अपनी जड़ों को ढूंढते हुए शहरों से गांव की तरफ वापस आ रहे हैं। रमेश भाई रोज रतनपुर से बोटाद हीरे के कारखाने में काम करने के लिए अप डाउन करते थे। आज वो अपने गांव रतनपुर में फिर से रहने के लिए आ गए हैं। पहला तो घर भाड़े राखवामां लगभग 300 થી 400 રૂપિયા घर भाड़ू ત્યાં બોટાદનું થતું હતું। અત્યારે એ ગામડામાં રહ્યા પછી ઘણો ખર્ચો ઓછો, 1000-2000 રૂપિયાનો ખર્ચો ઓછો થઈ ગયો। વીજળી આવ્યા પછી 24 કલાક લાઇટ આવ્યા પછી 1000 થી 2000 રૂપિયા ઓછા
ઓછામાં ઓછો ખર્ચો બચી ગયો એમને. आपने विलेज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, विलेज में आपने बच्चों के लिए स्कूल अच्छा किया, विलेज में आपने पानी की सुविधा लोगों तक पहुंचाई, तो फिर लोग क्यों कचरे में जाकर शहर में रहेंगे? क्या 24 घंटे बिजली देने से नारी सशक्तिकरण का दौर शुरू हो सकता है? रतनपुर में तकरीबन हर घर में लड़कियों ने हीरे घिसने की मशीन लगा ली है. जब से मैं सीखी हूँ तब से मैं कमाने लगी हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे है तो उसमें से मैं कुछ बचा लेती हूँ. आ हूँ काम करूँ छी मारे इनके कोई जरूर नहीं पड़े, मारी रीते इनके कमाई सीखी. हम 8-10 કલાક કરવી એટલે થઈ જાય, અમારે મહિને કામ થઈ જાય. જયારે શીખવા મેં બેઠા ને ત્યારે 2500 નો લેટ લાયા હતા, હવે અત્યારે 3000-3500 નું કામ થાય. મારી પાસે જે પૈસા બચ્યા હતા એને મેં સોનાના ચેન બનાવરાય. आज इस 24 घंटे बिजली के कारण गांव के अंदर भी कंप्यूटर की शिक्षा संभव हुई है. ये वो कला है जो मिट्टी में भी जान डाल देती है. प्राचीन काल से जीवित ये परंपरा अब आधुनिक इंटीरियर डिजाइनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. फूल फायदो एकदम फायदो थयो छे के लाइट एम मानो के अमे सवारे 8 वागे चालू करता एनी जग्याए 4 वागे चालू करीए छीए અને અત્યારે મોડું થઈ ગયું હોય દિવસના તો રાતના 9 વાગ્યા સુધી કામ કરી શકીએ છીએ લાઇટના हिसाबे. गांव के अलग अलग हीरा कारखानों में काम करने वालों ने हंसा बहन के व्यापार में नई जान फूंक दी है. गांव में कारखाने आ रहे हैं, उनसे आपके व्यापार पर कुछ फर्क पड़ा है क्या? सीवता सीवता धंधो चालू करो, एमां 50-60 રૂપિયા આપણને મળે એટલે આપણું કામ ઘરની रोजी रोटी ચાલે. गुजरात में आज रतनपुर की तरह ऐसे कई गांव हैं जो हमेशा के लिए बदल गए हैं. बंगाल में आप देखें, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का तथ्य के अनुसार बंगाल में, रूरल बंगाल में 85% लोग में इतना गरीबी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम कर सकते, उसके घर में इलेक्ट्रिक मीटर भी नहीं लगा है. और देखिए आप गुजरात में लेटेस्ट तथ्य के अनुसार 100% ऑफ रूरल एरियाज आर कवर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. I congratulate the government of Gujarat for conceiving and implementing this scheme which will benefit every 18,000 villages of the state. जल क्रांति का सीधा फायदा गुजरात के किसानों को मिल रहा है. अब एक फसल के बजाय किसान सालाना 3 फसलें पैदा कर रहे हैं. क्या पहले कोई सोच सकता था कि गुजरात में अनार और मौसमी के बगीचे भी हो सकते हैं? अनार आता है और कॉटन का करते हैं और मौसमी भी लगाई है हमारे गांव में. आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के कपास उगाने वाले तकरीबन 12 लाख किसान गरीबी और कर्ज के भंवर में बुरी तरह फंस चुके हैं. अपने पड़ोसी राज्य की खेती में तरक्की देखकर महाराष्ट्र सरकार गुजरात के इस फॉर्मूले को समझना चाहती है. महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर कमिश्नर ने गुजरात के कृषि विभाग से संपर्क साधा. वो ये जानना चाहते थे कि गुजरात के बीटी कॉटन उगाने वाले किसानों की खुशहाली का कारण क्या है. Gujarat government has taken number of initiatives in agriculture. They have tried to strengthen research and education. They have tried to strengthen the linkage between scientists and farmers. And they have tried to give a number of support services to farmers like soil health card, timely advice, and also this Krishi Mahotsav before the sowing season, before the monsoon comes, to attend to the needs of the farmers, visiting every village. सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत हर एक खेत से मिट्टी का सैंपल लेकर उसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है. इससे ये मालूम पड़ जाता है कि किस खाद की जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है. अपने बच्चों का तो हेल्थ कार्ड सभी बनवाते हैं, लेकिन मिट्टी का, जिसको अन्नपूर्णा कहा जाता है, उसका हेल्थ कार्ड केवल गुजरात में मिलता है.
लोगों को अपने साथ जोड़ने का सबसे आसान तरीका है उनके चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल बना देना। कृषि महोत्सव किसानों का त्योहार बन गया है। ये एक विशाल मेला है, तरक्की का, खुशहाली का। Modi has involved the public in a very great and deep manner and given them a sense of participation in every one of his major programs and projects. पानी का इंतजाम हो जाने से, घर पर 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलने से और खेती बाड़ी की नई नई जानकारियों ने किसान की जिंदगी बदल डाली है। आज फिर से उसका आत्मविश्वास जागृत हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। तो आपको लगता है कि गुजरात में आज किसान की वही इज्जत की जा रही है? ना, वही है इज्जत है। खेती करना अच्छा काम है और मेरे स्टेट में वो सामर्थ्य है और इसलिए मैं सपना देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के सेकंड ग्रिल रिवॉल्यूशन का नेतृत्व ये सूखी धरती से हम करेंगे। सतही पानी की जब भरपूर व्यवस्था हो जाती है तो भूजल को बाहर निकालने की कम जरूरत पड़ती है। इससे बिजली की भारी बचत होती है। गुजरात मॉडल की नींव में डाले गए हैं ऐसे छोटे छोटे नए नए विचार। जब एक मिशन के तहत किसी जानदार विचार को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है तो नतीजे चौंका देने वाले होते हैं। ऐसे ही किसी अद्भुत विचार से गुजरात में बिजली की क्रांति आ गई। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र बिजली के जबरदस्त संकट के दौर में फंस चुका है। 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे इतनी बिजली की कटौती करने के कारण महाराष्ट्र सरकार परेशान हो गई और उसने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर गुजरात सरकार अपने 18,000 गांव को 24 घंटे कैसे बिजली सप्लाई कर पाती है। इसलिए आज हम गुजरात के एक बिजली विभाग के अधिकारी से बात करना चाहते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि आखिर ये सीक्रेट क्या है। हाँ, गुजरात के जो एग्रीकल्चर फीडर्स और गांव के फीडर एक था, अभी सेपरेट किया तो ओनली गांव का ही फीडर आएगा, गांव के ही बिजली जाएगा, ऐसा सेपरेट लाइन लगाया। ज्योतिग्राम फीडर में ओनली गांव आते हैं, खेतीबाड़ी फीडर अलग होता है, तो उसकी वजह से पावर सप्लाई हम मेंटेन कर सकते हैं। पहले क्या था कि एग्रीकल्चर में था तो इंटरप्शन आ जाता था तो सारे लाइन फॉल पे जाता था, ये 8-10 घंटा सप्लाई बंद हो जाता था। अभी 24 सप्लाई उनको मिल रहा है। क्यों? कि सेपरेट लाइन किया है। ગુજરાતના જીવનમાં એક બદલાવ આવ્યો, પણ ભાઈઓ બહેનો આ જ્યોતિગ્રામ યોજના ગઈકાલે વીજળી નહોતી ને આજે વીજળી આવી, એટલી નાનકડી યોજના છે એ બી ભૂલ ના કરતા। 1000 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં 23 લાખ જેટલા નવા થાંભલા નાખવા, 56,000 જેટલા નવા ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા, 75,000 કિલોમીટર લાંબો કેબલ નાખવો, આ આંકડા ચમકાવી દેવા છે। 24 घंटे 3 फेज बिजली के चलते इस छोटे से गांव में भी हीरे घिसने के कई कारखाने लग गए हैं। इस रोजगार ने गांव के लड़के लड़कियों के जीवन में खुशहाली भर दी है। यही है गुजरात मॉडल। इनके पास कमी है तो सिर्फ समय की, क्योंकि जितना काम करते हैं उतने ही ज्यादा पैसे इन्हें मिल जाते हैं। मोबाइल से गाड़ी से फरवा माटे अने टीवी अने फरवा माटे गाड़ी। देश के ज्यादातर गांव में बदहाली से परेशान होकर लोग शहर की तरफ दौड़ लगाते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल में उल्टा हो रहा है। रिवर्स माइग्रेशन के तहत लोग अपनी जड़ों को ढूंढते हुए शहरों से गांव की तरफ वापस आ रहे हैं। रमेश भाई रोज रतनपुर से बोटाद हीरे के कारखाने में काम करने के लिए अप डाउन करते थे। आज वो अपने गांव रतनपुर में फिर से रहने के लिए आ गए हैं। पहला तो घर भाड़े राखवामां लगभग 300 થી 400 રૂપિયા घर भाड़ू ત્યાં બોટાદનું થતું હતું। અત્યારે ગામડામાં રહ્યા પછી ઘણો ખર્ચો ઓછો, 1000-2000 રૂપિયાનો ખર્ચો ઓછો થઈ ગયો। વીજળી આવ્યા પછી 24 કલાક લાઇટ આવ્યા પછી 1000 થી 2000 રૂપિયા ઓછામાં ઓછો ખર્ચો બચી ગયો એમને। आपने विलेज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, विलेज में आपने बच्चों के लिए स्कूल अच्छा किया, विलेज में आपने पानी की सुविधा लोगों तक पहुंचाई, तो फिर लोग क्यों कचरे में जाकर शहर में रहेंगे? क्या 24 घंटे बिजली देने से नारी सशक्तिकरण का दौर शुरू हो सकता है? रतनपुर में तकरीबन हर घर में लड़कियों ने हीरे घिसने की मशीन लगा ली है।
जब से मैं सीखी हूँ तब से मैं कमाने लगी हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे है तो उसमें से मैं कुछ बचा लेती हूँ। એમ કે આ હું કામ કરું છું એમાં મારે એમ કે કોઈની જરૂર નહીં પડે, એમ મારી રીતે એમ કે કમાઈ શકીશ. આમ 8-10 કલાક કરવી એટલે થઈ જાય, અમારે મહિને કામ થઈ જાય. જયારે શીખવા મેં બેઠા ને ત્યારે 2500 નો લેટ લાયા હતા. હવે અત્યારે 3000-3500 નું કામ થાય. મારી પાસે જે પૈસા બચ્યા હતા એને મેં સોનાના ચેન બનાવરાય. आज इस 24 घंटे बिजली के कारण गांव के अंदर भी कंप्यूटर की शिक्षा संभव हुई है. ये वो कला है जो मिट्टी में भी जान डाल देती है. प्राचीन काल से जीवित ये परंपरा अब आधुनिक इंटीरियर डिजाइनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. ફૂલ ફાયદો એકદમ ફાયદો થયો છે કે લાઇટ એમ માનો કે અમે સવારે 8 વાગે ચાલુ કરતા એની જગ્યાએ 4 વાગે ચાલુ કરીએ છીએ અને અત્યારે મોડું થઈ ગયું હોય દિવસના તો રાતના 9 વાગ્યા સુધી કામ કરી શકીએ છીએ લાઇટના हिसाबे. गांव के अलग अलग हीरा कारखानों में काम करने वालों ने हंसा बहन के व्यापार में नई जान फूंक दी है. गांव में कारखाने आ रहे हैं, उनसे आपके व्यापार पर कुछ फर्क पड़ा है क्या? सीवता धंधो चालू कर्यो, एमांय 50-60 રૂપિયા આપણને મળે એટલે આપણું કામ ઘરની રોજી રોટી ચાલે. गुजरात में आज रतनपुर की तरह ऐसे कई गांव हैं जो हमेशा के लिए बदल गए हैं. बंगाल में आप देखें, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का तथ्य के अनुसार बंगाल में, रूरल बंगाल में 85% लोग में इतना गरीबी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम कर सकते, उसके घर में इलेक्ट्रिक मीटर भी नहीं लगा है. और देखिए आप गुजरात में लेटेस्ट तथ्य के अनुसार 100% ऑफ रूरल एरियाज आर कवर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. I congratulate the government of Gujarat for conceiving and implementing this scheme which will benefit every 18,000 village of the state. आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारत में 1,20,000 महिलाएं गर्भावस्था में या बच्चे को जन्म देते वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं. ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर आधे घंटे में 6 भारतीय महिलाएं डिलीवरी के दौरान अपना दम तोड़ देती हैं. गांव में से जो दाई होती है उसको बुलाते हैं, वो डिलीवरी के लिए क्या करती है, कभी कभार पेट पर धक्का लगाती है. तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जो बच्चा है वो मर सकता है या जो बच्चादानी है वो फट सकती है. ધક્કો મારે ને એટલે આપણે શરીર તો બધું ખીચાય ને તો આપણે કેટલું તકલીફ થાય ને, અને અહીંયા મફત આપણે અત્રો તકલીફ નહીં પડે. કદાચ છોકરું મરી જાય, કદાચ એ માને દુઃખ થાય વધારે, કદાચ મા પણ મરી શકે. मित्रों, हमने एक चिरंजीव स्कीम का प्रारंभ किया जहां गरीब माता, प्रेग्नेंट माताओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रबंध किया और उस चिरंजीव स्कीम के कारण हमने हमारे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को एकदम नीचे ला दिया. और आज पूरा देश गुजरात की चिरंजीव स्कीम का अध्ययन कर रहा है. गुजरात के 73% गैर सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ अब चिरंजीवी योजना में शामिल हो चुके हैं. तो हमने प्राइवेट डॉक्टरों की पार्टनरशिप की, उनको हमने कहा कि आप हमारी सरकार का एक हिस्सा बन जाइए और आपके अस्पताल में अगर बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली की कोई महिला आती है, आप उसकी चिंता कीजिए, पेमेंट हम देंगे. મફત ડિલિવરી પણ થઈ અને એટલી બધી વધારે તકલીફ પણ નથી. भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि पूरे देश में हम इसका रिप्लिका करेंगे. सिंगापुर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोर्ड और सिंगापुर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने गुजरात को चिरंजीवी योजना के लिए सन 2006 में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया. अगर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का जायजा लिया जाए तो भारत दुनिया में 99वें स्थान पर खड़ा है. यूनेस्को के मुताबिक पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पहुंचने वाले 1/3 भारतीय बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं. गुजरात ने स्कूल ड्रॉप आउट रेट को खत्म करने के लिए जो पहल की वो बाकी भारत के लिए एक मिसाल बन चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक ये समस्या लड़कों के मुकाबले लड़कियों में कहीं ज्यादा गंभीर है. હજુ પણ આપણા ગામમાં 100માંથી 80 બહેનો એવી છે કે જેમને
કક્કો બારાફરી પણ આવડતી નથી. આ શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયેલા નાગરિકોની વાત સાંભળીને મને પીડા થાય છે, મને દર્દ થાય છે. અને એના કારણે આ ગામમાં હું આજે આવ્યો છું. मन में हो अगर कुछ कर गुजरने का संकल्प तो फिर किसी करिश्मे को कौन रोक सकता है। गुजरात में सन 1998-99 में प्राइमरी स्कूल ड्रॉपआउट रेट था 48.18%, यानी 5वीं कक्षा तक पहुंचने वाले तकरीबन आधे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। लेकिन सन 2005-2006 में प्राइमरी स्कूल ड्रॉपआउट रेट गिरकर केवल 5.13% रह गया। इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए साधारण से साधारण व्यक्ति को जोड़कर एक आंदोलन खड़ा किया गया। मुख्यमंत्री समेत गुजरात सरकार के तकरीबन 700 अफसर गुजरात के हर उस इलाके में हर साल पहुंचे जहां पढ़ाई को लेकर हालत ज्यादा खराब थी। एक नानकड़ू वचन आपो मने कि हवे तमे तमारा दीकरा दीकरीने भणावो। हवे आपणा गाममां एक पण दीकरी अभण नहीं होय, आवो मने वचन आपो। हाथ ऊंचो करो तो मानो के तमे वचन आपो। છોકરોને ભણાવવાનો એ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે છોકરોને અવશ્ય શાળામાં કાયમી નિયમિત મોકલવો જોઈએ। पहले आप लड़कियों को नहीं भेजते थे क्या पढ़ने के लिए? ના, પેલા ઘર કામ વધારે એક સાહેબ શાળા મોકલતા નહીં। શું નામ છે તમારું? કાજલ। તમે સ્કૂલ જાઓ છો? તમે શાળા જાઓ છો? હા। શું નામ છે તમારી શાળાનું? પ્રાથમિક શાળા કે प्राथमिक शाला खेराड़ी प्राथमिक शाला में जाई छी। વ્યાજ સહિત આપણે નામદાર જિલ્લા અદાલતમાં જમા કરાવી દીધી છે। ક્યારે જમા કરાવી છે? स्वागत ऑनलाइन एक चमत्कारी विचार साबित हुआ है। ये आम आदमी का प्रोग्राम है। अफसर से बात नहीं बनी तो अब मुख्यमंत्री से सीधी बात हो सकती है, ठीक सामने बैठकर। और अगर अफसरों ने कोई भी नाइंसाफी की है तो उनकी खैर नहीं। ये कोर्ट में केस जीती जाए અને ત્યાર પછી પણ પૈસા ન મળે એવી કેવી વ્યવસ્થા છે તમારી? કોર્ટ શું પણ કઈ તમારી મદદ હોય કે ના હોય ને? જી સર, બેન મારી પાસે કદી આગળ નથી સર આ બાબતે। ભાઈ એ બેન ક્યાં જાય? બધે જવું પડે ને? તમારે ત્યાં રૂબરૂ આવે તો જ તમે કામ કરો એવું છે? જી નહીં સર, આપની અરજી પણ કોઈ મળી નથી સર, એટલે અમને હવે તો તમને મળી ને, મને કહો હવે શું કરશો તમે? એમને પૂરી મદદ આપે, કોર્ટમાંથી પૈસા પૂરી મદદ નહીં, તમે શું કરશો મને 1, 2, 3 માં કોણ ક્યાં સુધીમાં કરશો એ કહો। गुजरात की विकास यात्रा की रेल नए विचारों की पटरी पर दौड़ रही है। द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, वही कोर्टें, वही मैदान, वही वकील, वही जुडिशरी। हमने इवनिंग कोर्ट प्रारंभ की दिस 14 नवंबर को। भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के जज सीमा सबरवाल जी आए थे और पहली देश की इवनिंग कोर्ट का उद्घाटन किया। गुजरात गवर्नमेंट ने जो इवनिंग कोर्ट्स की परंपरा शुरू की है वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है, और मैं चाहूंगी कि इस तरीके की व्यवस्था जो है बाकी राज्यों में भी रेप्लिकेट की जाए। पिछले 5 सालों में गुजरात के बहुत से PSUs की काया पलट हो गई है। इसकी दास्तां ये आंकड़े खुद बयान कर रहे हैं। सन 2001 में गुजरात सरकार की बिजली कंपनियां 2542 करोड़ के घाटे में थीं। एक जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ और सन 2006 में यही कंपनियां 200 करोड़ रुपए का मुनाफा करने लगी। ये टर्न अराउंड इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल। हमारे साहब ने बताया कि भाई चोरी को अटकाओ, और हमको गाइडलाइंस दी कि भाई पुलिस स्टेशन रखो, चेकिंग बढ़ाओ, किसी को भी चोरी करते उसको छोड़ना नहीं। GSFC का सन 2002-2003 में घाटा था 390 करोड़ रुपए, लेकिन सन 2005-2006 में मुनाफा 437 करोड़। GACL का सन 2001-2002 में 67 करोड़ घाटा था, लेकिन सन 2005-2006 में 294 करोड़ रुपए मुनाफा हो गया। आज बाकी भारत के लिए गुजरात मॉडल को अपनाने के सिवा क्या कोई दूसरा रास्ता है? बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, कन्या शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अलग अलग मुद्दों पर गुजरात ने टर्न अराउंड करके दिखाया है।
भारत का अधिकांश भाग अभी भी पुराने फॉर्मूलों पर चल रहा है। किसानों को सिर्फ बारिश के भरोसे छोड़ देने का मतलब है उन्हें बार बार आत्महत्या की तरफ धकेल देना। पावर कट का मतलब है 21वीं सदी में भी लालटेन युग में जीना। इस अंधकार का सीधा असर पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पर और कारोबार पर। आज देश की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। आवश्यकता है लीडर्स की, हजारों कर्मठ नेताओं की। युग में जन जीवन के अंदर भीतर आग होनी चाहिए, मन में हुंकार उठनी चाहिए।